बुद्धि ड्रीम्स के चैनल पर प्रस्तुत है कहानियों की पुस्तक जीवन की महक। प्रस्तुत है नई कहानी मंगल सूत्र। टक टक व्हाट्सएप पे आते मैसेजेस से रात्रि की तंद्रा टूटने लगी है। लगता है सुबह हो गई। अलसाई सी आंखों ने चारों तरफ देखा। ये मोबाइल हाथ में लिए बैठे थे। इसका मतलब चैटिंग शुरू हो चुकी है। नजरों ने घड़ी की तरफ देखा। वह 6 बजे का सायरन दे रही थी। वक्त भी किस तरह अपने नज़ारे बदल देता है। कभी वक्त था भोर होते ही गलियारे में जा अखबार का ढूंढना, ना मिलने पर खोजती सी आंखें बेचैन ही रहती, और जब अखबार आता यूं लगता जैसे किला फतेह हो गया। चाय की चुस्की के साथ खबरों का पढ़ना, और आज ये अलग नज़ारा। चाय की भी अब ज़रूरत नहीं। व्हाट्सएप के मैसेज ही दुनिया भर का संदेश दे विचार, समाचार, जोक्स का सिलसिला प्रारंभ कर देते हैं। खैर, मुझे इससे क्या। मुझे थोड़ा ही वक्त है इन सब के लिए। आज तो मैंने व इन्होंने ऑफिस की छुट्टी भी की है। इनके एक मित्र के यहाँ गृह प्रवेश है। याद आते ही तुरंत बिस्तर छोड़ा और सीधे फ्रेश होकर किचन की तरफ रुख किया। फटाफट चाय बनाकर बेटे को आवाज़ दी और चाय पीते पीते मन ही मन सभी कामों की सूची भी तैयार कर ली। ये तो चाय पीते ही तुरंत नहा धो अपने मित्र के यहाँ चले गए, और मैं भी लगी अपने कामों को निपटाने में। जेहन में इनके मित्र का घर घूम रहा था। कितना सुंदर घर बना है। हर चीज बहुत ही व्यवस्थित व सुचारू रूप से बनाई गई थी। मकान का बनना भी एक सुखद अनुभूति होती है। मन प्रफुल्लित भी हो रहा था कि इनके मित्र का घर भी अब नजदीक हो जाएगा। काम से निपटने के बाद मैं भी जाने के लिए तैयार होने लगी। अच्छी सी साड़ी निकाली और उसके साथ मैचिंग सब चीजें निकालते हुए सोच रही थी कि एक वक्त था सोने के बड़े बड़े आभूषण निकाले जाते थे और उन्हें पहनकर एक दर्प का एहसास भी होता था। किंतु आज तो वो सब लौकर की शोभा बनकर रह गए हैं। घरों में रखना ही मुश्किल हो गया है। खैर, ये सब तैयारी करते करते याद आया कि ऋचा को तो फोन कर लूं। उसने कहा था साथ चलने को। ऋचा पड़ोस में ही रहती है। अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है उसे यहाँ आए, किंतु उसके मिलनसार स्वभाव के कारण वह सबसे इतना हिल मिल गई है कि लगता ही नहीं है कि ये लोग यहाँ कुछ समय पहले ही आए हैं। घर में ऋचा की चुलबुली हंसी हमेशा ही उसकी अमिट छाप बना देती है। उसके पति एलआईसी में डेवलपमेंट मैनेजर के पद पर कार्य करते हैं। वो अपने प्रोफेशन में ही व्यस्त रहते हैं। इस कारण ऋचा के पास खूब समय रहता है बतियाने को। ऋचा को शॉपिंग का भी बेहद शौक है। मेरी इस साड़ी की सभी मैचिंग एसेसरीज वो ही तो खरीद कर लाई है। मुझे तो अपने ऑफिस के बाद किसी से बात करने की भी फुर्सत नहीं रहती। ऋचा ही कई बार मेरे बाजार के काम भी कर देती है। उसके साथ जाकर मन प्रसन्न हो उठता है। ऋचा के बारे में सोचते सोचते उसे फ़ोन लगाया तो बड़ी ही उदास आवाज़ में वहाँ से प्रत्युत्तर आया। ये क्या? हमेशा चहकने वाली ऋचा को आज क्या हो गया है? मैंने पूछा तो बड़े ही उदास स्वर में बोली, अभी आकर बताती हूँ। कुछ ही पलों में ऋचा उदास सी आंखों के साथ मेरे सामने खड़ी थी। क्या हुआ? ऋचा, तुम अभी तैयार नहीं हुई हो? चलना नहीं है क्या? ऋचा बेहद परेशान सी लग रही थी। ऋचा, क्या हुआ? तुम आज चुप क्यों हो? ऋचा बोली, भाभी, मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है। अरे, मिल जाएगा, मैं बोली। नहीं भाभी, मैंने पूरा घर छान मारा है। 2 दिन से मैं ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। सारी अलमारियां खाली कर चुकी हूँ। सुनकर अब तो मैं भी उसके पास बैठ गई और प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कब रखा था? क्यों उतारा था? क्या कपड़ों में चेक कर लिया? ऋचा के जवाबों से लगा वो काफ़ी मशक्क़त कर चुकी थी। बोली, मैंने अभी प्रांजल को नहीं बताया है। प्रांजल के ऑफिस में आज अर्जेंट मीटिंग है। मैं सुनकर हैरान रह गई। अरे, प्रांजल को तो बता देती। नज़रें झुकाती हुई ऋचा कहने लगी, भाभी, प्रांजल का गुस्सा बहुत तेज है। सुनकर विचलित हो जाएगा। ऑफिस की इस मीटिंग के बाद बता दूंगी। बातों के इस दौर में मंगलसूत्र की सारी अटकलें लगती रही। कहाँ गया होगा?
सारी की सारी धुरी काम वाली बाई पर आकर अटक गई। पिंकी शुरू से ही उनके यहाँ काम पर लगी हुई है। कभी ऐसा वाकया उसके द्वारा हुआ नहीं। ऋचा तो काफी मस्त रहने वाली है, फिर भी उसके यहाँ से कभी कोई चीज गुम नहीं हुई। किंतु अब ये इतना बड़ा झटका। ऋचा ने बताया कि ये मंगलसूत्र 1.25 लाख का था और आजकल तो सोना बनाना इतना महंगा है कि दोबारा बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। कब और कहाँ छूट गया होगा जो बाई को हाथ लगा होगा। दिमाग के घोड़े दौड़ते रहे। तभी इनका फोन आया तो याद आया कि हमें गृह प्रवेश पर जाना है। ऋचा को समझाया और उसे भी तैयार होकर आने को कहा। अब रास्ते भर ऋचा का चेहरा और उसके मंगलसूत्र की कल्पनात्मक छवि दिमाग को झकझोरती रही। सोच रही थी कि अपने पति से अपने रिश्ते के बारे में। मेरी कभी कोई चीज़ गुम हो जाती तो शायद अगर मैं सबसे पहले किसी को बताती तो वो ये होते। इनका व्यवहार ऐसे समय में बेहद सहयोगात्मक रहता। कभी उस चीज़ को लेकर उदास ना होने देते। याद आ रहा था जब नई नई शादी हुई थी, किसी ने हमें अपने घर खाने पर बुलाया था। जल्दी जल्दी में ड्रेस उतारी तो गले में पहनी चेन भी उसी के साथ उतर गई। जब वहाँ खाने पर सब लोगों ने पूछा गला खाली क्यों है, तभी चैन का ख्याल आया। अरे, तुरंत इन्हें बताया। घर में सभी लोगों ने इसे अन्यथा नहीं लिया और 2 दिन बाद जब वही सूट देखा तो चैन उसमें अटकी पड़ी थी और मेरा मन इनके प्रति कृतज्ञ था। ध्यान फिर वापस ऋचा की तरफ हो आया और कसूरवार फिर से बाई। खैर, अब गृह प्रवेश में लोगों के साथ मिलने जुलने में मंगलसूत्र का क्रम टूट गया। सभी से मिलना जुलना, सबके मुंह से नए घर की तारीफ इनके मित्र और उनकी पत्नी के उत्साह को द्विगुणित कर रही थी। खाने की व्यवस्था भी लाजवाब थी। वास्तव में व्यवस्था के मामले में इनके मित्र का जवाब नहीं। मेरी आंखें बीच बीच में ऋचा और प्रांजल को खोज रही थी। काफी देर बाद ऋचा आई। उसकी आंखों में वही अनमनापन था। मेहमानों के बीच भी वह अनमनी सी बनी रही। अगले 2 दिन भी ऋचा कुछ नहीं कर सकी सिवाय टटोलने के। 2 दिन बाद प्रांजल को बताया तो वह काफी भड़क उठा। ऋचा केवल रोती रही। गुस्सा शांत होने पर यह सोचा गया कि बाई से कैसे पूछा जाए। जब उससे बात की तो वह साफ मुकर गई। बच्चे की कस्में खाती रही। कुछ हल नहीं निकला। पुलिस में जाने का भी कोई सवाल नहीं उठा क्योंकि आजकल तो वहाँ के झमेले और भी सरदर्दी वाले हैं। पति के ताने बात बात पर झकझोरते। तभी पता चला कि मम्मी जी यानी सासू माँ आ रही हैं। उनका कोई ऑपरेशन होना था। सुनकर तो रिया के लिए तो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। सोचने लगी जब प्रांजल ने इतना गुस्सा किया तो मम्मी जी की क्या प्रतिक्रिया होगी। खैर, उसने बाई को तो काम से हटा दिया। अगले दिन मम्मी जी आने वाली थी। ऋचा पूरी रात नहीं सो पाई। उसकी आंखों के सामने मम्मी जी का चेहरा और मंगलसूत्र ही बार बार उतरता रहा। क्या जवाब देगी वो उन्हें, सोचते सोचते उसकी आंखों से तो नींद ही उड़ चली थी। सुबह जब प्रांजल के साथ मम्मी जी आई तो मम्मी जी को लगा ऋचा कुछ अनमनी सी है। मम्मी जी के सामने ऋचा को हमेशा मंगलसूत्र पहनना जरूरी होता था। मम्मी जी के पूछने पर ऋचा ने कहीं उतार कर रखने का कह अभी पहनती हूँ कह बात टाल दी। मम्मी जी फिर भी प्रश्निल आंखों से ऋचा के सूनेपन को टटोलती रही और एक दिन उन्होंने प्रांजल व ऋचा की बातों को सुन लिया। उन्हें ऋचा की उदासी का कारण समझ में आ गया था। शीघ्र ही उन्होंने कुछ सोचा और प्रांजल के ऑफिस जाने के बाद वो ऋचा से कहीं अकेले जाने का कह बाहर आ गई। ऋचा ने साथ चलने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। 2 दिन बाद अचानक से ऋचा को पलंग में फंसा मंगलसूत्र मिला तो वह चहक उठी और प्रांजल को बताने लगी। सहसा आई इस खुशी से ऋचा के चेहरे की खोई चमक लौट आई और प्रांजल भी खुश हो उठा। मम्मी जी दोनों के चेहरों की चमक देख मुस्कुरा उठी और अब ऋचा ने मम्मी जी से मंगलसूत्र के गुम होने की पूरी कहानी वह उन्हें न बताने की प्रांजल की सख्त हिदायत सब एक ही सांस में कह डाली। और ऋचा अब सोच रही थी कि उसने खामखा ही बाई पर शक किया। बाई पर किया गया गुस्सा अब उसे शर्मिंदगी तले दबाता रहा। खैर, ऋचा के चेहरे पर चमक थी, मन में उत्साह था और हम दोनों भी बाई के प्रति हमारे व्यवहार के बारे में सोचते रहे। अपने आप से माफ़ी मांगी और बाई को वापस बुलाया।
वो मेरे पास तुरंत आई। अगले दिन मम्मी जी का ऑपरेशन होना था। बाई ने ऋचा के गले में मंगलसूत्र देखा तो वो हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। इसी हैरानी में वह तुरंत घर आ गई। वहां जाकर उसने लोहे के संदूक को टटोला। वहां पर ऋचा का मंगलसूत्र सुरक्षित था। बाई यह समझ नहीं पा रही थी कि यह मंगलसूत्र यहाँ है तो ऋचा को उसके घर में कैसे मिला। बाई का मन ऋचा के मंगलसूत्र को देख बदल गया था। ऋचा का मंगलसूत्र वो ही उठा लाई थी। उसने सोचा था कि बेटी के ब्याह में उसे बेच देगी और कुछ पैसा मिलेगा। पति तो पैसा देता नहीं, पर अब वह हैरान थी कि यह मंगलसूत्र यहीं पड़ा है और ऋचा के गले में हूबहू वैसा। पता नहीं पिंकी के मन में क्या आया। उसे ऋचा का पिछले दिनों का उदास चेहरा अब उसे झकझोरने लगा। पिंकी ने कुछ सोचकर यह सब अपनी बेटी को बताया। उसकी बेटी उसे धिक्कारने लगी कि मेरी शादी के लिए तुमने किसी के घर से चोरी की, उनके विश्वास को तोड़ा। उसी वक्त पिंकी की बेटी अपनी माँ को साथ लेकर ऋचा के पास आई और मंगलसूत्र ऋचा को लौटाया। साथ ही अपनी माँ की गलती की माफी भी मांगी। अब हैरान होने की बारी ऋचा की थी। ऋचा ये सोच रही थी कि अगर पिंकी ने यह मंगलसूत्र चुराया तो उसके पलंग में फंसा मंगलसूत्र कहाँ से आया। कहीं प्रांजल तो नहीं ले आया दूसरा मंगलसूत्र। शायद प्रांजल ने सोचा हो मम्मी को उनके ऑपरेशन के कारण मंगलसूत्र की टेंशन ना हो। तभी प्रांजल का घर आना हुआ और ऋचा ने सब कुछ प्रांजल को बताया। प्रांजल भी हैरान रह गया कि यह मंगलसूत्र कहाँ से आया। तभी मम्मी जी के पीछे से खिलखिलाने की आवाज ने सबको चौंका दिया। ऋचा समझ गई कि दूसरा मंगलसूत्र मम्मी जी ने पलंग पर छोड़ा है ताकि उनकी बहू को कोई तनाव न हो। मम्मी जी कह रही थी कि मुझसे ऋचा की आंखों में सूनापन नहीं देखा गया और वह वहीं से उसके लिए मंगलसूत्र खरीद लाई जहां से पहले प्रांजल ने खरीदा था। संयोगवश वही डिजाइन वहां तैयार मिल गया था। ऋचा और प्रांजल आश्चर्य में एक दूसरे को देख रहे थे और पिंकी बार बार पांव पकड़कर माफी मांग रही थी। एक और सास का मातृवत हृदय था तो दूसरी ओर बेटी द्वारा माँ को सच्चाई की राह दिखाई जा रही थी। आखिर मंगलसूत्र ने रिश्तों के कई पृष्ठ उलट दिए थे। मम्मी जी प्रांजल को भी समझा रही थी कि उसे ऋचा से मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए ताकि वह उससे सब कुछ कह सके, उस पर एक विश्वास कायम कर सके। प्रांजल व ऋचा दोनों मम्मी जी के आगे नतमस्तक थे।